अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें बेटा, कल हमने जो डिस्कस किया था, यूनिट 3 हमने डिस्कस किया था प्रोफेशंस के अंदर फ़िशिंग का जो पोर्शन है वो हम डिस्कस कर रहे थे। और इसमें एक बात ये हमने आपको बताई थी कि एक तरफ तो चैप्टर में टीचिंग लिखा हुआ है, टीचिंग, और उसके बाद डायरेक्ट फ़िशिंग, तो इसका आपस में कोई कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा था। तो देखिए, हमने ये डिस्कस किया था कि दो तरह की इंडस्ट्रीज़ होती हैं। एक जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और दूसरी वो होती हैं जो आपको गुड्स प्रोवाइड करती हैं। तो टीचिंग का ताल्लुक उन चीज़ों से है कि जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। टीचिंग एक सर्विस प्रोवाइड की जाती है। हॉस्पिटल में आप जाते हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। अब आपको इंटरनेट घर में मिल रहा है, एक सर्विस मिल रही है, कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रही। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं और सर्विस इंडस्ट्री के अंदर उनका शुमार होता है। बहरहाल, दूसरी तरफ जो फ़िशिंग की बात हो रही है, तो फ़िशिंग के अंदर आपको एक प्रोडक्ट मिलता है, उसका ताल्लुक ऐसी इंडस्ट्री के साथ है जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, आप कहीं भी जाते हैं, जनरल स्टोर में जाते हैं, सुपरमार्केट में जाते हैं, आप जो चीज़ें खरीदते हैं तो आपको एक प्रोडक्ट मिलती है। ठीक है, आप बुक्स लेते हैं, बुक एक आपको हाथ में एक प्रोडक्ट मिल रही है। तो फ़िशिंग इंडस्ट्री, ये एक रीज़न हो सकती है, पता नहीं, क्योंकि और कोई रीज़न समझ में नहीं आती कि एक तरफ टीचिंग और एक तरफ फ़िशिंग का क्या लिंक बन रहा है। बहरहाल, यूँ भी कह सकते हैं कि सर्विसेज के अंदर टीचिंग एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है, बहुत ही ज़्यादा नोबल प्रोफेशन माना जाता है। और फिर प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री देखी जाए तो उसके अंदर फ़िशिंग बहुत बड़ा एक बिज़नेस है, बहुत बड़ी एक प्रोडक्ट है। और आपकी बुक में भी यहाँ लिखा हुआ है, पहला अगर आप पैराग्राफ देखें फ़िशिंग की हेडिंग के अंदर, तो फ़िशिंग की हेडिंग के अंदर में आता है जो फर्स्ट पैराग्राफ, उसमें लिखा हुआ है कि देखिए, दीज फिशेज एन are an important source of our food and millions of people are engaged in catching fish। ठीक है, millions of people। और इसके बाद लिखा है दिस इज़ नॉट जस्ट अ हॉबी बट एन ऑक्यूपेशन एंड अ फ्लरिशिंग ट्रेड। यानी ये एक इतना बड़ा ट्रेड है, इतना बड़ा फ्लरिशिंग बिजनेस है कि जिससे करोड़ों रुपए जिसमें इन्वेस्ट किए जाते हैं और उससे इनकम होती है। ऑल राइट। अच्छा, उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था टू काइंड्स ऑफ फिशिंग, इनलैंड फिशिंग, जिसे फ्रेश वाटर फिशिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा मरीन फ़िशिंग थी। तो इनलैंड फ़िशिंग के लिए आपको ये स्क्रीन पे कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही हैं कि किस तरीके से हो सकती है। छोटे पैमाने पे, स्मॉल स्केल पे भी हो सकती है। और उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़े ट्रॉलर्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी मशीन्स की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने अ, ये देखिए आप, मतलब एक छोटी सी बोट में कुछ लोग गए और एक कोई मशीन नहीं है, कोई ट्रॉलर नहीं है, ये पानी में नेट उसको फेंक कर उसको। अच्छा, अब दूसरी मरीन फ़िशिंग। ठीक है, मरीन फ़िशिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। बड़े ट्रॉलर्स चाहिए, आपके पास ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, गवर्नमेंट सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। आप देखें, ये कोई शिप आम एक आदमी तो नहीं रख सकता, ये बड़ा ट्रॉलर है, इसके लिए तो एक प्रॉपर कंपनी का होना, एक इंडस्ट्री का होना ज़रूरी है। फिर ये आप जिस तरह के नेट्स ये यूज़ कर रहे हैं, ये इसको कोई इंसान नहीं खींच सकते, इसके लिए बड़ी बड़ी मशीन्स चाहिए। प्रॉपर ये स्टोरेज सिस्टम आप देखें इसका, तो ये स्टोरेज सिस्टम जब तक नहीं होगा, क्योंकि ये जब डीप सी के अंदर जाते हैं, पूरी टीम जाती है, तो ये कई कई दिन वहाँ रहना पड़ता है। तो दे हैव टू मेक श्योर दैट द स्टॉक डजंट गेट स्पॉइल्ड। और वो उसी तरीके से उसको मार्केट के अंदर, हार्बर पे पहले लेके आना पड़ता है और फिर वहाँ से वो मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, ये पूरा स्टोरेज सिस्टम इसका पहले ट्रॉलर के अंदर जो स्टोरेज सिस्टम होता है, फिर ट्रॉलर से इसको लेकर आते हैं हार्बर पर, और वहाँ पर फिर इसको आगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मार्केट में लाया जाता है। होपफुली ये पिक्चर से कुछ आइडिया क्लियर हो रहा होगा। मैंने पहले भी कहा था कि आपकी जो बुक है उसके अंदर चूँकि पिक्चर ज़्यादा नहीं है, तो इसको हमने कोशिश की है कि उसको ज़रा सा पिक्टोरियल बना दिया जाए ताकि कॉन्सेप्ट्स को समझने में आसानी हो। ठीक है, और ये स्टोरेज सिस्टम आपको क्लियर होगा। और ये कोई 2-4 किलो नहीं होती, ये बहुत टन्स में होता है, ये इतना ज़्यादा इनका स्टॉक होता है। ये जो कैच होता है, जो ये शिकार करते हैं, कि स्टोरेज सिस्टम भी बहुत बड़ा स्टोरेज सिस्टम होता है, जो कि ट्रॉलर्स के अंदर उनके पास ये फैसिलिटी होती है और अवेलेबल होता है ये। ऑल राइट।
अब ये देखें यहाँ से ये रेडी फॉर द मार्केट, अब यहाँ से फिर ये मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होगा और फिर उससे फिर एक्सपोर्ट भी होता है, दूसरे ममालिक में भी जाता है। अच्छा, अब जो मेन चीज़ हमें डिस्कस करनी थी, जो हमने डिस्कस नहीं की अब तक, कि गवर्नमेंट किस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, और गवर्नमेंट बेसिकली पहली बात तो ये है कि इंटरेस्ट क्यों लेती है इसके अंदर। तो आज हमने थोड़ा सा इस पर बात की थी कि चूंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये इससे एक्सपोर्ट्स, मुल्क के एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, और किसी भी मुल्क के एक्सपोर्ट्स जब बढ़ते हैं तो उस मुल्क के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी बात होती है, उसकी इंडस्ट्री सरप्लस में जाती है, उसके पास फॉरेन, आप समझ लें पैसा आता है, आसान ज़बान में अगर आप उसको डिस्कस करें, ठीक है। तो उस वजह से गवर्नमेंट के लिए भी बड़ी इंटरेस्ट की चीज़ बन जाती है, मुल्क को फ़ायदा होता है। तो अब उसके लिए आप देखें, मैंने आपसे कहा था कि ऐसे तो नहीं है कि भाई दो चार दोस्तों ने मिलकर कहा चलो भाई फिशिंग पे चलते हैं और इतने बड़े ट्रॉलर में निकल गए, ठीक है। जान का खतरा हो सकता है इसके अंदर, कई हफ्तों तक डीप सी के अंदर, समंदर के बीच में रहना पड़ता है, जिसके लिए आपको पता होना चाहिए आगे मौसम की क्या सूरत हाल है, कैसा वेदर होगा, और एक्सपर्ट्स आपके साथ होने चाहिए, और आपके पास पूरे उसकी जितनी भी पूरा सिस्टम है, हर चीज़ की अवेलेबिलिटी ज़रूरी है। तो इसके लिए वेदर स्टेशंस इंस्टॉल करना, ये बहुत ज़रूरी होता है, जो कि गवर्नमेंट उसमें बहुत कोऑपरेट करती है, अच्छे वेदर स्टेशंस को इंस्टॉल किया जाता है। और बीच बीच में जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वहाँ पर भी ये टावर्स इसके लगाने पड़ते हैं, इंस्टॉल करने पड़ते हैं, ताकि जो टीम जाती है डीप सी के अंदर उनको टाइम टू टाइम उससे सिग्नल्स मिलें, उससे इंफॉर्मेशन मिल सके कि कोई ऐसा ख़तरा तो नहीं है, और किस डायरेक्शन में उनको जाना है, या खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा स्टॉर्म या कोई भी परेशानी होने वाली है तो अपना प्लान चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो ये वेदर स्टेशन आपको नज़र आ रहा है, इस तरीके से वेदर स्टेशन इंस्टॉल किए जाते हैं। ऑल राइट, अच्छा, और इसी के साथ साथ देखिए, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए कुछ ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है। तो मुल्क के अंदर मुख्तलिफ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो ये देखें आप, इस तरीके से ये लाहौर के एक इंस्टीट्यूट की पिक्चर है। मुल्क में इस तरह से मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेंटर्स और इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर ट्रेनिंग के बाद ही ये इतना बड़ा जो एक एक इंडस्ट्री के अंदर लोग हैं वो चल सकते हैं। ये गवर्नमेंट आपको, अच्छा, फिर आपकी बुक अगर आप देखें तो बुक के अंदर एक ये बात भी लिखी हुई है कि गवर्नमेंट जो है फ़िश इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, जो फ़िशरमैन हैं उन्हें लोन्स प्रोवाइड करती है, ताकि वो बड़े ट्रॉलर्स और बोट्स ख़रीद सकें और डीप सी फ़िशिंग के लिए जा सकें, ताकि उससे ज़ाहिर है मुल्क की इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। तो उसके लिए हर क्योंकि ये बड़े बड़े ट्रॉलर्स आम लोग नहीं ख़रीद सकते, तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट हेल्प प्रोवाइड करती है, लोन्स देती है उन्हें, ठीक है। और इस बात को मेक श्योर करती है कि जो जो इसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो सही क्वालिटी के प्रोवाइड करे उन टीम्स को, ठीक है, इजीली अवेलेबल हो उनके लिए, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर वो अवेलेबल हो कि उसे वो ख़रीद सकें। ऐसा ना हो कि वो उसको इजीली अवेलेबल तो है लेकिन उसके प्राइजेस इतने ज़्यादा हैं कि फ़िशरमैन उनको ख़रीद ना सकें। तो इससे भी फ़िशिंग इंडस्ट्री सफ़र करेगी और ये काम मुश्किल होता जाएगा, ठीक है। इसी तरह फ़िश हार्बर्स और फ़िश मार्केट्स को सेटअप किया जाता है, उन्हें सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। और फिर वेदर स्टेशन, जैसे हमने डिस्कस किया कि वेदर स्टेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर ये ना हो तो इससे इंसानी जान को ख़तरा हो सकता है। और फिर सबसे, और ट्रेनिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बगैर ये सारी चीज़ों को करना पॉसिबल नहीं है, तो वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी जगह जगह पर प्रोवाइड किए गए हैं, और ऐसी लैब्स जहाँ पर जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो स्टाफ को एक्सप्लेन की जा सके और उन्हें ट्रेन किया जा सके। ऑल राइट, अब कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हम देख रहे हैं, आपको ये स्क्रीन पर भी नज़र आ रही हैं कि ये कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और ये प्रोडक्ट्स जो हैं इंटरनेशनली आप देखें, तमाम ममालिक के अंदर फ़िश और फ़िश से बनने वाली मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं मार्केट के अंदर। यहाँ आप किसी भी स्टोर के अंदर चले जाएं वहाँ भी आपको मिलेंगी। उससे बहुत सारी मेडिसिन भी बनती है, ऐसी चीज़ें जो डायरेक्ट हम जैसे फ्रोज़न फूड है वो भी अवेलेबल होता है। और मुख्तलिफ़ तरह के जो आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है अलग अलग प्रोडक्ट्स, वो शायद सारे हमारे मुल्क में ना खाए जाते हों, लेकिन बाज़ ममालिक में किसी तरह की प्रोडक्ट्स पसंद की जाती हैं, बाज़ ममालिक में किसी तरह की। और ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इसकी, आप पैकिंग से अंदाज़ा कर सकते हैं।
ऑल राइट। और ये देखिए, ये इसी तरीके से फ्रोज़न फूड जो अवेलेबल होता है, आपने स्टोर्स में अक्सर देखा होगा। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है फ्रोज़न, इसके अलावा वैसे भी ये चले सारा फ्रोज़न तो नहीं होना चाहिए, कुछ बना बनाया भी हमें नज़र आ रहा है, और ये आप घर में भी बना सकते हैं। और बहुत ज़्यादा दिल चाहे तो आप एक अच्छा सा बर्गर भी बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये अल्लाह ताला की बड़ी नेमतें हैं, समंदर में ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने फ़राहम की हैं इंसान के लिए। इसका कुरान में भी देखें ज़िक्र है, ये सूरह नहल की आयत नंबर 14, और इसका तर्जुमा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो ये अल्लाह ताला की सारी नेमतें हैं, इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, नेमतों से फ़ायदा हासिल करना चाहिए।